Good evening, all of you. This is Abhay Agrawal, and we will solve question number 18 from the chapter of Geometrical Optics. A vessel contains water up to a height of 20 cm and above it an oil up to another 20 cm. तो एक वेसल है, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये वेसल है और 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है और ऑयल जो है वो फिर से 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है. ठीक है, ये रेड कलर का जो डॉट्स हैं वो वाटर है और जो ग्रीन कलर के जो डॉट्स बने हुए हैं वो क्या है, ऑयल है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया हुआ है. फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव. तो एक बार फिर से बोलूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है अपने को कभी भी बहुत ज़्यादा दूर जाके नहीं देखना है, यहाँ पर जाके बैठ के नहीं देखना है. अपेरेंट हाइट कहाँ रहेंगे अपन, इस वेसल के जस्ट ऊपर रहेंगे, ताकि जो भी रेज हमारी आँख में आके गिरे वो रेस कैसी हो, लगभग नॉर्मल टू द सरफेस हो. ठीक है ना भाई. परंतु डायग्राम बनाते समय अपन क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाने के लिए रेस को काफ़ी हद तक टेढ़ा लेते हैं ताकि रे डायग्राम बनाना पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत सारा जो है वहीं पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो रे डायग्राम जो है टेढ़ा बनाना ही पॉसिबल हो पाता है. एकदम नॉर्मल रे डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ दिखाई नहीं देता. तो रे डायग्राम में टेढ़ा बनाऊंगा, लेकिन अपन ये अज्यूम करेंगे कि जैसे मैं रे डायग्राम बनाया ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऐसा रे डायग्राम बनाया मैं. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है ये, ऐसा, फिर हल्का सा बैंड, फिर और थोड़ा सा बैंड, ऐसा है. पर उसको अपन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसे बनाते हैं ताकि समझ में आए. ठीक है, तो चलो ठीक है. अब देखो, अब कैसे बनेगा रे डायग्राम और अपेरेंट डेप्थ का क्या मतलब है समझना है इस चीज़ को. मान लेते हैं कि एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है, जो अपनी आँख फोड़ के, मतलब आँख को फाड़ के देख रहा है कि भाई वेसल कितना गहरा है. लेट से यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है P. अब इस पॉइंट P की गहराई जो भी उसको दिखेगी वही जो है वेसल की हाइट हो जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले रे कैसे निकलेगी इस P से, ऐसे जाएगी. किसी एक रे की बात कर रहा हूँ पहले. भाई पहली रे तो ये ले लो जो कि सीधा जाएगी और जाते ही जाएगी, है ना भाई, जो कि नॉर्मली जा रही है. हमेशा इमेज की पोजीशन निकालने के लिए दो रेस बनानी रहती है. ठीक है, तो और उन दोनों रेस का जो इंटरसेक्शन होता है वही क्या होता है, इमेज होती है. ठीक है, तो एक रे तो मैं ऐसी मान लिया जो कि ऐसे जा रही है ना. तो क्योंकि वो हर बार नॉर्मली जा रही, मतलब जैसे इस सरफेस की बात करूँ, इस सरफेस से नॉर्मली टकराई, तो जो सरफेस जो परपेंडिकुलर रेज होती है या जो नॉर्मल रेज होती है वो अनडेविएटेड ऊपर जाते जाती हैं. ठीक, दूसरी रे मैं बनाया ये वाली. अब इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा. अब वाटर जो है वो ज़्यादा डेंस है और ऑयल कम डेंस है. इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. ये जो 1.3 दे रखी है वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी है. और सिमिलरली ये 1.33 जो दे रखी है वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. तो वाटर जो है वो डेंस मीडियम हो गया और ऑयल जो है वो रेयर मीडियम हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल. ठीक है, तो अब ये रे क्या करेगी भाई, डेंस से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी इस तरीके से. ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल को यहाँ पर एक ब्लू लाइन से बना लेता हूँ, ये मान लेते हैं नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, है ना भाई, इस डायरेक्शन में. अब फिर जो दूसरा सरफेस है यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होएगा. ऑयल 1.3 है, ऊपर क्या है, एयर है, तो फिर से डेंस से रेयर में जा रही है तो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइट. ठीक है ना भाई, तो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल में उसको बेंड करके दिखा देता हूँ ये. अब ये लाइट अपनी आँख के अंदर घुसेगी तो अपने को क्या दिखाई देगा, अपने को ये दिखाई देगा. अपन वैसे तो भाई देखो, ये वाली रे और ये वाली रे कभी मीट करने वाली नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग है. लेकिन डाइवर्जिंग रेस के केस में अपन इमेज को कैसे लोकेट करते हैं, अपन इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं. तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी. और यहाँ पर अगर किसी की आँख है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, उस बंदे को, कि जो लाइट रे है वो यहाँ से आ रही है. ठीक है ना, तो P की जो इमेज है वो उसको यहाँ पर दिखाई देगी. और उस इंसान के लिए, ये 20 सेंटीमीटर को मिटा रहा हूँ मैं, है ना, उस इंसान के लिए जो
अपेरेंट डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको पी से निकली लाइट 2 बार बेंड हो गई, और उसको तो ऐसा लग रहा है ना, जिस आदमी, ये जो आदमी देख रहा है कि वो पी डैश से आ रही है लाइट, तो उसको लगेगा ये जो है वो अपेरेंट हाइट है। तो यही अपने को निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। फिर से बोल रहा हूँ, ये आँख कहाँ पर है, ये जस्ट ऊपर में रखी हुई है, क्योंकि इतना जाके टेढ़ा देखना अलाउ ही नहीं है, ठीक है ना, इतना टेढ़ा देखना अलाउ ही नहीं, क्योंकि जितने फॉर्मूले अपन डिराइव करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नॉर्मल रेस के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स इसको फार्मूला याद करके सॉल्व करवाते हैं कि भाई मल्टीपल स्लैब का केस बना लेंगे, इसको ऑयल को एक स्लैब मान लो, वाटर को एक स्लैब मान लो, और एक फार्मूला डिराइव कर देते हैं। भाई कितना फार्मूला याद करोगे, फार्मूला कोई काम नहीं आएगा, है ना, काम आएगा भी तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है ना, क्योंकि अपन लोग फार्मूला तो याद कर लेते हैं परंतु उसका कंटेक्स्ट भूल जाते हैं कि किस कंटेक्स्ट में वो वैलिड होता है, तो इसलिए फार्मूला नहीं याद करेंगे। लाइन से चलते हैं, हो क्या रहा है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन को देखो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऐसे चलेगी, तो फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर, ठीक है ना भाई। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद हर रिफ्रैक्शन जब होता है तो एक इमेज बनती है, तो फर्स्ट इमेज यहाँ पर बनी, ठीक है ना। तो अब ये जो इमेज है इसको मैं I1 बोल लेता हूँ, ये जो इमेज है वो इस वाले रिफ्रैक्शन पे, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना भाई। इस सेकेंड सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होने वाला है उसके लिए तो भैया जो रे आ रही है, लाइट की रे ये वाली, वो कहाँ से आ रही है, उसके लिए तो वो यहाँ से आ रही है ना, ठीक है। तो दिस I1 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। अब I1 की पोजीशन क्या होगी समझना, उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो भाई अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन म्यू रिलेटिव, ठीक है। ये अब एक आध तो फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप डिराइव करोगे एग्जाम में बैठ के। तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन म्यू रिलेटिव, है ना, म्यू रिलेटिव। अब डी अपेरेंट देखो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में अपेरेंट डेप्थ क्या है, इसको मैं कुछ, इस वाले पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी AI1, ठीक है। दैट वुड बी इक्वल टू डी रियल, डी रियल क्या है भैया, AP है ना भाई, A से लेकर P तक, ठीक है। और AP अपॉन म्यू रिलेटिव क्या होता है, जहाँ से लाइट आ रही है उसको मैं I बोलता हूँ, इंसिडेंट वाली, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ पर जा रही है, तो म्यू रिलेटिव होता है म्यू I अपॉन म्यू R, ठीक है। अच्छा, अब AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 अपॉन म्यू I यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वाटर यानी कि 1.33, तो 1.33 अपॉन म्यू R यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.30, विच विल बिकम 20 इंटू 1.30 अपॉन 1.33। तो AI डैश की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब ध्यान से देखो भाई, अब ये क्या बन गया, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होने वाला है उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब देखो, अब इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ क्या हो गई, ये डेप्थ हो गई जो कि रियल डेप्थ मानी जाएगी, लेकिन ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जा रही है, तो अपेरेंट डेप्थ कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। यानी कि अब मैं जब सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, सेकेंड रिफ्रैक्शन की, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए जो डी अपेरेंट है वो हो गया BP डैश, जबकि जो डी रियल है यानी कि जो रियल डेप्थ है वो हो जाएगा BI1, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, डी अपेरेंट विच इज इक्वल टू BP डैश विल बी इक्वल टू डी रियल यानी कि BI1 अपॉन क्या आ जाएगा, फिर से म्यू रिलेटिव, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो इमेज बनाया हूँ ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना,
मतलब ये जो रे डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ से लाइट गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट गई लाइट और फिर से बेंड हो गई ऐसे, तो फिर से आँख में घुसने वाली लाइट को ऐसे, मतलब आँख में घुसने वाली रे को कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस आँख को क्या लगेगा कि जो रे है वो यहाँ से आ रही है, तो वही उसके लिए अपेरेंट डेप्थ हो गई। इसीलिए मैं बी से लेकर पी डैश को क्या बोला हूँ, अपेरेंट डेप्थ बोला हूँ। ठीक है, तो निकाल लो भाई अब उसकी वैल्यू। बी आई डैश कितना होगा सोचो, बी आई डैश होगा, देखना ध्यान से, बी आई डैश को मैं बोल सकता हूँ बी ए प्लस ए आई डैश। ठीक है, और बी ए कितना है 20 सेंटीमीटर, ए आई डैश कितना है इतना, जो अपन लास्ट क्वेश्चन में मतलब लास्ट रिफ्रैक्शन में कैलकुलेट किए, तो कितना है 20 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 1.33। तो बेसिकली ये क्या हो गया अपना बी आई वन, ये आई डैश लिखा दिया सॉरी, बी आई वन जो कि रियल डेप्थ है फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन, है ना। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई वन, तो रियल डेप्थ क्या हो जाएगी, बी आई वन हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा 20 प्लस 20 इंटू 1.33 अपॉन 1.33, ये 30 है, ऊपर में 1.30 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव क्या होगा भैया, अब इंसिडेंट वाला जो मीडियम है वो ये बन गया, और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद जहाँ पर जा रही है, यानी कि एयर जो है वो, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू आर का रोल प्ले करेगा, और ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आई का रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब ये इंसिडेंट लाइट है ना भाई, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए म्यू आई क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल यानी कि 1.30 डिवाइडेड बाय म्यू आर विच इज़ एयर, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इससे जो डी अपेरेंट है, जो कि बी पी डैश है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 1.30 प्लस 20, देखो 20 इंटू 1.30 है और डिवाइड बाय 1.30, तो 1.3 कट जाएगा और नीचे बचेगा 1.33। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ 40, सॉल्व कर लेना यार, है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, तो 30.42 आएगा। हाँ 30.42 आता है इसका सॉल्व करने से, 30.42, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आंसर वाले सेक्शन में 30.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, और फॉर्मूला मैं रिकमेंड करूँगा कि फॉर्मूला के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए मैं इसको याद करवाया, और ये तभी वैलिड है, ध्यान रखना, ये वैलिड कब होता है, जब हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं। इसीलिए नॉर्मल इंसिडेंस को मैं बहुत बार हाईलाइट किया इस क्वेश्चन में कि आँख यहाँ पर नहीं है, आँख कहाँ पर है, यहाँ पर है। हम लोग पानी के जस्ट ऊपर जाके देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप टेढ़ा चले जाओगे, बहुत यहाँ से देख रहे हो मान लो, तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होता, तो जो भी कैलकुलेशन की वो सारी की सारी गलत हो गई। ठीक है ना, इसलिए इतना हाईलाइट कर रहा था इसको। और देखो यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न आ गई ना, इस फॉर्मूला को अपन याद कर लिए, लेकिन कई लोग इसको पता नहीं होगा कि कब वैलिड होता है कब वैलिड नहीं होता। और किसी क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ मैं आपको, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि एक बाल्टी है और उसको एक आदमी बिल्कुल इस पॉइंट से देख रहा है। ठीक है, तो बताओ कि इस पॉइंट की इमेज कहाँ पर दिखाई देगी, ये पी की, तो वो क्या करेगा, खट से ये वाला फॉर्मूला लगाएगा और आंसर गलत से आएगा, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। ठीक है ना, ये वैलिड तब होता है जब आँख यहाँ पर नहीं यहाँ पर होती है। ठीक है ना, जब यहाँ पर आँख होगी तब ये फॉर्मूला वैलिड है। इसलिए फॉर्मूला याद करते हो तो उसका कंटेक्स्ट याद करना बहुत ज़रूरी है कि किस समय वो वैलिड है, किस समय वैलिड नहीं है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पे रिलाय नहीं करना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले याद कर लो, है ना, और बाकी चीज़ें जो है ऑन द स्पॉट देखो क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और सॉल्व करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बोल बच्चन थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा इस वीडियो में, तो माफ़ी चाहता हूँ। चलो ठीक है, बाय।